नमस्ते। शुरू करते हैं हम लोग आज अपनी पहली क्लास केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के बारे में और हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं केमिस्ट्री में, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या होती है, 3 ब्रांचें होती हैं। इसमें हम लोग अपने पढ़ने के हिसाब से इनको डिवाइड कर लेते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक, और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। इस कार्बनिक रसायन के चैप्टर में हम लोग बात करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, वो कैसे बनते हैं। मेनली जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के बने कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले कंपाउंड जो होते हो, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, एटीसी, इनकी हम लोग बात करते हैं। तो इनसे बने हुए जो कंपाउंड होते हैं उनको डिफरेंट नाम दिया गया, जैसे एल्कोहल नाम दिया गया, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे एमीन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जैसे एमीन होता है, एनिलीन होते हैं, बेंजीन कंपाउंड्स होते हैं, उनके बारे में ईटीसी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इसी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक में क्या है, जैसे नॉमेनक्लेचर भी हम लोग पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसके बाद आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, समाव्यवता, समाव्यवता, इनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ठीक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, इनऑर्गेनिक में हम लोग बात करते हैं लगभग सभी एलिमेंट्स के बारे में एक्सेप्ट कार्बन, क्योंकि कार्बन को हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं इसलिए उसको छोड़ देते हैं। ठीक, तो इनऑर्गेनिक में सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपना चैप्टर होता है वो होता है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, जिसका वीडियो हम आपको अगली क्लास में प्रोवाइड कराएंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। और इसके बाद अभी थोड़ी बहुत बातें हम लोग इसके बारे में करेंगे, क्योंकि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही शुरू कर रहे हैं। ठीक, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ लिया हम लोगों ने, तो उसके बाद इसमें जो है अलग अलग तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे SPDF ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं, उसमें कौन से एलिमेंट पाए जाएंगे और वो कैसे कैसे बॉन्ड करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, उसके बारे में बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बॉन्डिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बॉन्डिंग जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आबंधन, आबंधन, इनके बारे में बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, ऐसे ढेर सारे चैप्टर्स क्लास 11, 12 के हिसाब से उनके ग्राउंड के बेस पे हमको मिलते हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीके से समझा जा सकता है। ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और फिजिकल केमिस्ट्री होती है। ये 3 केमिस्ट्री के ब्रांचेज, इनके अलावा भी होते हैं, हर क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं उनके बारे में। तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग शुरू करते हैं, आज अपने टॉपिक पे आते हैं पीरियोडिक टेबल पे। ठीक, इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं 119 एलिमेंट्स में हम लोग 119 एलिमेंट्स को अलग अलग रखते हैं। ठीक, अब ये जो 119 एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 भागों में। एक को मेटल बोलते हैं, नॉन मेटल होते हैं और पाए जाते हैं मेटेलॉइड, मेटेलॉइड। ठीक, ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन हुआ। इसके अलावा और अगर हम लोग देखें दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको बांटने का, तो दूसरा तरीका इसको बांटने का क्या है, दूसरा तरीका इसको बांटने का, हम लोग इनको 4 ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं। ये जो 4 ब्लॉक होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक,
डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसको हम लोग इन तरीकों में डिवाइड करके अपने हिसाब से पढ़ते हैं। और ये जो बातें हो रही हैं ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात हो रही है, जो सबसे अच्छा पीरियोडिक टेबल होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो हम लोग सीधा सीधा आते हैं अपने पीरियोडिक टेबल चैप्टर पे, उनके फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक के बारे में बात करते हैं। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री बात करते हैं। ये तीनों हमारे फंडामेंटल्स होते हैं। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक मतलब पीरियड नेचर। पीरियड का मतलब होता है एक फिक्स टाइम के बाद अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करना। ठीक, तो पीरियोडिक टेबल बना कैसे, अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें, इसके बैकग्राउंड को समझेकर, बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर इसके बैकग्राउंड को हम लोग समझें तो सबसे पहले क्या हुआ, एक डोबेनियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको 3-3 के पेयर में, इनको मतलब एलिमेंट्स को 3-3 के पेयर में रखना शुरू किया। ठीक, तो सबसे पहला जो था डोबेरेनियर, इन्होंने क्या किया, ट्राइआड रूल दिया। ट्राइआड रूल, इसमें इन्होंने बताया जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक, लिथियम का, सोडियम का एटॉमिक नंबर 39, इनका 7। इन दोनों को क्या किया इन्होंने, इसके एटॉमिक वेट को और इसके एटॉमिक वेट को दोनों को ऐड किया और उसको डिवाइड कर दिया। ठीक, मतलब उसका निकाल लिया इन्होंने, योगफल को 2 से डिवाइड करके निकाला, जितना आया इन्होंने कहा कि वो इसका एटॉमिक मास हुआ 23। ठीक, तो ये तरीका डोबेनियर ट्राइआड रूल में देखा गया। ये कुछ हद तक रूल फॉलो हुआ आगे तक, उसके बाद फेल होना शुरू हो गया। इसके बाद क्या हुआ, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल आया, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। डोबेनियर ट्राइआड रूल, ये जो रूल दिया गया ये आया सबसे पहला रूल इन्होंने ही दिया था, इसको आगे एलिमेंट को एक साथ रखने के लिए। मतलब जो शुरुआत हुआ पीरियोडिक टेबल बनने का वो कुछ इन्हीं की वजह से शुरुआत हुई थी। ठीक, तो ये जो दिए थे लगभग 1829 में, मतलब अर्ली, सबसे शुरू में दिए। ठीक, उसके बाद 1865 के अप्रॉक्स में न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल में इन्होंने क्या बताया, अभी तक एक बात अभी हम बात करते हैं, पहले उससे समझे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अभी इनर्ट गैसेस की बात नहीं हो रही क्योंकि इनर्ट गैसेस अभी नहीं पाएगी। ठीक, लिथियम के बाद सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरान के नीचे एल्यूमिनियम। ऐसे इन्होंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ 8वां मेंबर। इन्होंने कहा कि जो पहला मेंबर होगा उसके बाद जो 8वां मेंबर होगा वो अपने पहले मेंबर की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, ये इन्होंने बताया। ठीक, तो इसी तरीके से इन्होंने ऑक्टेव रूल को अपने बताया, जिसको हम लोग अष्टक नियम, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग अष्टक नियम, ऑक्टेव रूल। ठीक, बात समझ में आ गई अपने को। तो इन्होंने कहा कि पहला मेंबर जो है उसके बाद जो 8वां मेंबर आएगा वो अपने पहले मेंबर की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। ठीक बात। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के बाद क्या हुआ, मेंडलीफ, जो सबसे मेंडलीफ ने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके रिएक्शन के आधार पे कि वो जैसे हाइड्रोजन से कौन कैसे रिएक्शन करता है, कोई ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करता है, कोई सल्फर से कैसे रिएक्शन करता है, उसके ग्राउंड पे मेंडलीफ ने सभी एलिमेंट्स को अलग अलग बांटने के तरीके निकाले। ठीक, मतलब पीरियोडिक टेबल को बनाना शुरू किया। तो ये कुछ बैकग्राउंड हुए पीरियोडिक टेबल के, बहुत थोड़े से बैकग्राउंड जो कि बस जानना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम लोग आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो एक्सरे डिफ्रैक्शन से और भी आधुनिक तकनीकों से इसको बनाया गया, एलिमेंट्स की ऑब्जर्वेशन के बेस पे इसको हम लोग बनाए। ठीक, तो इसमें क्या हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जैसे कोई जो
अभी अगर एक चीज़ हम लोग समझें यहाँ पे, अभी तक ये जो पीरियोडिक टेबल की ये जो नेचर्स थे, यहाँ पे बताया गया कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि अभी तक कहीं पे भी एटॉमिक नंबर की बात नहीं की गई। अभी तक बताया गया कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक वेट के ऊपर, ठीक बात। लेकिन जब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो यहाँ पे क्या अपने को मिलता है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ अभी तक में, यहाँ से यहाँ तक में जो अंतर आया वो यही मिला अपने को कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इस बात को हम लोग याद रखते हैं। मोटा मोटा कहने का मतलब कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है उनके एटॉमिक नंबर के ऊपर, ठीक बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, जैसे अगर हम लोग बच्चों को समझाने अगर देखा जाए तो जैसे लिखा गया कार्बन, तो कार्बन है तो इसमें क्या लिखा है कार्बन 6 और यहाँ पे मान लीजिए कुछ 12 लिखा गया। इसका मतलब कि ये जो लिखा गया ये है इसका एटॉमिक नंबर और ये लिखा गया इसको हम लोगों ने कहा है एटॉमिक मास, ठीक। एटॉमिक नंबर जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक और इसको हम लोग कहते हैं परमाणु भार। परमाणु भार देखते रहिएगा, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ठीक। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग बात करते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं 119 एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हमने पीछे आपको बताया कि जिसको हमने डिवाइड किया था 3 भागों में डिवाइड किया एक तरीके से, जिसमें हमने कहा मेटल होता है, नॉन मेटल होता है और मेटेलॉइड होते हैं। इस बात को रिपीट करते करते हम लोग याद कर लेते हैं। और यहाँ पे S, P, D और F 4 ब्लॉक में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक। अगले वीडियो हम लोग इसके बारे में और भी ज़्यादा बात किए हुए हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत बात करते हैं, ठीक। तो किसी का जो एटॉमिक मास होता है, अगर हम लोग इसको समझे थोड़ा सा, जो एटॉमिक मास होता है ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो वेट होता है, जो एटॉमिक मास होता है वो बराबर होता है, सम ऑफ होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, ठीक। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये दोनों पाए जाते हैं मेनली कहाँ पे, न्यूक्लियस में। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नाभिक, उसके नाभिक में पाए जाते हैं, ठीक। इसलिए हम लोग इनको एक साथ न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हम लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक। तो किसी का अगर एटॉमिक मास दिया हुआ है या पूछा गया है तो हम लोग इसको ऐसे जोड़ के निकाल सकते हैं, इन तीनों में से किसी को भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा फॉर्मूला, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है ये बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और यही चीज बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक बात। मतलब E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड ई पी। जेड मतलब एटॉमिक नंबर हमने बोला, ई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तीनों बराबर होते हैं। तो इन दोनों फार्मूलों का यूज करके हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास के बारे में बता सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक बात। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और थोड़ा एटम के बारे में समझ लेते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं एटम के बारे में। तो कोई जो एटम होता है उसमें दो बातें होती हैं। कोई जो एटम है वो कैसे बना है, उसमें दो चीज़ें हैं। फंडामेंटल इनके जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, हम लोग पता है। तो एटम में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियस
न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, सेल पाई जाती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो न्यूक्लियस होता है और क्या होती हैं, सेल होती हैं, कोष बोलते हैं, कोष, हिंदी में कोष या कक्षक कहते हैं। तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है हमने बताया आपको, तो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। और सेल में कौन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक, तो कोई हमसे अगर पूछे, कोई पूछे आपसे कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है या किसी एटम पे कौन सा चार्ज होता है, तो अगर उसको हम लोग बताएं तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, सबसे पहली बात। तो एटम पे चार्ज नहीं होता है, एटम कैसा होता है, एटम न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। ठीक, अब न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें, न्यूक्लियस पे चार्ज देखिए अगर, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो बचा क्या, केवल प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे क्या कितना चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव यूनिट चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव यूनिट चार्ज होता है। ठीक, 1 2 नहीं बोलेंगे हम लोग, यूनिट चार्ज कहते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो इंटू करके माइनस का पावर दे के लिखा गया है, तो इसलिए हम लोग उसको 1 यूनिट बोलेंगे, 2 यूनिट बोलेंगे, यूनिट चार्ज होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज पाया जाएगा, माइनस का 1 यूनिट, माइनस का 2 यूनिट। तो जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होगा उतना ही प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होगा। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, इसलिए न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज हुआ। सेल पे कौन सा चार्ज हुआ, तो निगेटिव चार्ज हुआ। ठीक बात, ये क्या हुआ, अपना पूरा इंट्रोडक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बेसिक कॉन्सेप्ट सेल के बारे में। ठीक, और आगे